उनको भ्रमित कर दिया है और परेशान कर दिया है। वजह क्या है इसकी? बहुत सी समीक्षाएं हुई हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे भी कुछ आया है। आप में से ज्यादातर लोग ये जान गए होंगे अब तक कि इनका पहला उपन्यास जो वैधानिक गल्प था और दूसरा जो उसी का सीक्वल है कीर्तिगान, ये दोनों ही हमारे देश में पिछले दिनों जो मॉब लिंचिंग की बहुत सी घटनाएं हुई उनको केंद्र में रखता है। उनके बारे में अपने ढंग से इसमें कुछ बातें उठती हैं। मॉब लिंचिंग वैसे तो चंदन की कहानियों में पहले भी जंक्शन का जिक्र भी मनोज ने किया था। जंक्शन में भी एक मॉब लिंचिंग की घटना है उसके केंद्र में। लेकिन पिछले दिनों किन्हीं वजहों से ये दौर जो है काफी तेज हुआ, काफी दौरा रहा, बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रही और उसको लेकर के राजनीतिक ध्रुवीकरण वगैरह भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए। तो संयोग की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य का जो माहौल है वो भी इस समय बहुत कुछ जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है उससे संचालित हो जाता। देश में जो राजनीति का ध्रुवीकरण है, अगर स्पष्ट बात करें तो कांग्रेस और भाजपा इन दो के बीच में जो ध्रुवीकृत हालात हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि हिंदी साहित्य की जो वैचारिकी है वो भी अपने आप को इसमें ध्रुवीकृत कर। पहली प्रतिक्रिया वैधानिक गल्प को लेकर के भी ये थी कि भाई पिछले दिनों बहुत ज्यादा इस तरह घटनाएं हुई हैं और ये रचना आई है, किसी हद तक ये बात ठीक भी थी। लेकिन कीर्तिगान में मैं पाता हूं कि जो मॉब लिंचिंग का हमारे देश में जो इतिहास है और जो उसके सामाजिक कारण, उन पर बहुत अधिक जोर दिया और ये बात बहुत साफ तौर पर खुल करके आती है कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं ये सिर्फ तात्कालिक राजनीतिक वजहों से हो रही हैं, तो वो गलत है। वास्तव में हमारे समाज में कुछ इस तरह की शक्ति संरचना रही है जिसके केंद्र में बड़ी आसानी से वर्ण व्यवस्था को रखा जा सकता है। इन चीजों के चलते अगर और पीछे न जाए तो भी आजादी के तुरंत बाद से इस तरह की बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार की घटनाएं, लिंचिंग की घटनाएं और इस तरह की चीजें हो रही। खास तौर से इसमें एक प्रमुख जो जिस घटना को केंद्रित किया है इस उपन्यास में, 1 जनवरी 1948 को झारखंड के खरसावां नाम की जगह आदिवासियों का एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद, कम से कम 2000 आदिवासियों को उस समय की जो प्रशासनिक अमला थी उसने उनको गोलियों से भून डाला था। और उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि वो लोग उड़ीसा में शामिल नहीं होना चाहते। वो अपने जैसे आदिवासी समूहों के साथ वो दूसरे राज्य में शामिल होना चाहते थे, या अगर संभव हो तो अपना एक राज्य बनाना चाहते थे जो निहित स्वार्थों को मंजूर नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उससे कुछ दिन पहले वहां जा करके मिसाल बिछा चुके थे और उसके बाद वो बिल्कुल शांतिपूर्ण जो सभा थी उनकी, बड़ी तादाद में वहां लोग जमा थे, वो पूरी तरह से सरकारी फाइलों में
आंकड़ों में बहुत कम, 30-35 की तादाद में उनको दर्ज किया गया। ये उपन्यास बार बार इस बात पर जोर देता है कि शायद आजादी के बाद वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कि नरसंहारों को रोकने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि नरसंहारों के आंकड़ों को कम से कम करके दिखाने की कोशिश। और जो प्रशासनिक अमला था, जो राजनीतिक नेतृत्व था, वो इस मामले में इन गुनाहगारों के पक्ष में खड़ा और वो सिलसिला लगातार जारी। जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जिस ध्रुवीकरण का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें बहुत से अपने को उदारवादी, जनपक्षधर और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ समझने वाले चिंतक जो है परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो बड़े ही सुविधाजनक ढंग से सारी चीजों को परिभाषित कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पिछले 10 साल पर तो बात हो, लेकिन उसके पहले के वर्षों पर बात। और हमारा ये कहना है, मेरा ख्याल है उपन्यास का ये कहना है कि बारूद बिछाने वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने कि उनको जो है चिंगारी दिखाने वाले। तो इन वजहों से इस उपन्यास को लेकर के थोड़ा सा उथल पुथल, एक उहापोह की स्थिति बन गई है। बहुत सारे लोग जो कि अपने को वैसे तो प्रतिपक्ष का दावा होने का दावा करते हैं, लेकिन वो बड़े ही ऊटपटांग किस्म के तर्क लेकर के आ रहे हैं और हास्यास्पद किस्म की बातें करने लगे हैं। उसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चूंकि एक बातचीत का फॉर्मेट है इस कार्यक्रम का, तो मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूं चंदन से कि आपने ये जो इतिहास का मुद्दा उठाया, खासतौर से हम लोगों को कुछ बड़े नरसंहारों के बारे में पता है जो आजादी के तुरंत बाद हुए थे, लेकिन निजी तौर पर मैं ये अपना अज्ञान स्वीकार करता हूँ कि ये खरसावां की जो घटना थी, इसके बारे में मैं उस तरह से जो है इस उपन्यास को पढ़ के ही जान सका। तो ये आपने जो इतना महत्वपूर्ण ढंग से इस उपन्यास में रखा, इसके पीछे आपका क्या सोचना था, क्या है? एक्चुअली जो आपने भी कहा कि बारूद बिछाने वाले और उतने ही रिस्पॉन्स, उतने ही जिम्मेदार हैं जितने चिंगारी लगाने वाले। तो एक तो मेरा मकसद यह है कि इतिहास को इंडिविजुअल कैसे देखता है। एक इतिहास है, अगर कोई घटना घट गई है, अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव चीज हो चुकी है वो, लेकिन उसे देखने वाले फिर जो, अगर हम उसको तुलनात्मक तौर पर स्थिर मान ले या एक पल के लिए उसको एक घटी हुई चीज मान ले उस घटना को, तो फिर उसे बाहर से देखने वाले लोग कैसे देखते हैं, जैसे सनोज कैसे देखते हैं, सुनंदा कैसे देखती है। तो इतिहास को लेकर उसके इंडिविजुअल का अप्रोच बताना था। और दूसरा ये था कि जो ऑर्गेनाइज्ड लिंचिंग्स हैं, अभी जो एक दौर चला पिछले 10 सालों का, वहां तक कैसे पहुंचे हैं? क्या ऐसा हुआ कि दंगे या इतने बड़े बड़े नरसंहार बंद हो गए और अचानक से एक जो पावर स्ट्रक्चर है वो लिंचिंग की तरफ मूव कर गया, इंडिविजुअल को मार कर और वीडियो आदि के टूल के माध्यम से वैसा ही प्रभाव पैदा करना जैसा दंगों से पैदा होता है, जहां पे हजारों लोग एक साथ या सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं। तो वो जो ये जो चेंज ओवर था, दोनों ही चीजें एक साथ मुझे करनी थी। मुझे ये भी बताना था कि कैसे रूटेड है पीछे के इतिहास में, और इसीलिए मैं गौ करुणानिधि को भी उसमें अपनी समझ के हिसाब से जिम्मेदार ठहराते हुए
जो दयानंद सरस्वती का पूरा आंदोलन था, या आंदोलन करना अलग, उसका एक तारीफ ही हो जाएगा। तो तीन बातें जैसे मैंने कही कि इतिहास को इंडिविजुअल कैसे देखता है, और फिर नरसंहार से लेकर मॉब लिंचिंग तक की यात्रा क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसको बताने के लिए मेरा एक पॉइंट तक मैं इतिहास में ले जाकर देखूँ। यही सवाल के जवाब है। उपन्यास में इसको लेकर के एक बड़ी दिलचस्प बहस भी है जो सनोज और सुनंदा के बीच में चलती है, जिसमें सुनंदा बार बार इस बात पर जोर देती है कि इसको इतिहास और समाज के समीकरणों से जो है इन घटनाओं को देखना चाहिए। लेकिन जो सनोज है वो कहता है कि नहीं, इनको राजनीतिक कारणों में इनको जानना चाहिए, बल्कि सच तो ये है कि इतिहास का जो रास्ता था उससे भटक जाने के कारण ये सब चीजें। तो ये एक बहुत दिलचस्प बहस है और बड़ी बहस है जो मैं समझता हूँ ये उपन्यास आता है। कुछ लोगों ने इस उपन्यास की कलात्मकता के बारे में भी बात की है, सवाल उठाए हैं कि क्या तथ्यों को रख देने भर से इसमें जो है कोई कलात्मकता आ पाती है या नहीं आ पाती। अब मुझे तो ये लगता है कि इस उपन्यास के आने के बाद से एक आसानी से ये कहा जा सकता है कि पहले दौर की एक बातचीत हो चुकी है, एक राउंड जो है इसमें बातचीत का गुजर चुका है, और अब तक ये जो पहलू है जो मैं समझता हूँ कि उपन्यास का सबसे बड़ा पहलू, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, और जिस पर बहुत विस्तार से और बार बार चर्चा हुई है उपन्यास में, ये पहलू अब तक लोगों की नजरों से उछल रहा, समीक्षकों की नजरों से आम तौर पर उछल रहा। तो ये एक उपन्यास की कलात्मकता भी इसे कहा जा सकता है। अगर मान लीजिए हम ये न कहें कि भाई जानबूझ करके लोग उस नुक्ते से जो है नजर चुरा रहे हैं, तो इसे उपन्यास की कलात्मकता के भी हवाले किया जा सकता है इस बात को कि भाई बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, ऐसी बातें हैं जो कि अभी धीरे धीरे रिसीव हो रही हैं। पहली बार पढ़ने में शायद किसी पाठक का ध्यान उस तरह से नहीं जाता है, दोबारा पढ़ने को हो सकता है कि वो उन चीजों को और अच्छे ढंग से रिसीव कर सके। एक और बात है उस उपन्यास में जो मैंने पाया कि बार बार जाति का सवाल उठाते हैं, वर्ण का और जाति का ये सवाल भी उसमें बार बार उठता है। और जितना मैं समझ पाया उसमें जो पूर्ण है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था और धर्म वगैरह तो कहने की बात है, असल में ये जातियों का मुद्दा है जो कि हमारे देश में इन सारी स्थितियों को पैदा कर, जातियों का जो वर्चस्व की व्यवस्था है और बनाए रखने की जो जद्दोजहद है, उसी में इस तरह की मॉब लिंचिंग और दूसरी तरह की चीजें हो। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस उपन्यास की तैयारी करते हुए में मैंने जो चीजें बेसिक रेफरेंस के तौर पे मेरे पास थी उससे एक आइडियल था, लेकिन तैयारी करते हुए पाया कि मसलन जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जितने भी करीब 500 या 600 जो भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं पिछले 10 साल में, तो उसमें अगर वो धर्म से मुसलमान है तो भी मरने वालों की जाति जो है वो वहां भी वही जातियां हैं जो दलित या जो उच्च जाति वहां नहीं है। तो एक तो आंकड़ा ही बता रहा था। दूसरा, फिर जब उपन्यास का रेफरेंस मैं ले जाता हूँ गौ करुणानिधि के आर्य समाज वाले समय पर, तो वहां तो सोची हुई बात थी, वो पूरा आंदोलन ही इस स्ट्रक्चर के लिए था कि सभी जातियों को मिलाकर एक बड़ा धर्म बनाया जाए।
एक बड़े धर्म या एक आबादी वाले धर्म की बात हो, तो उनका मंतव्य कोई बहुत स्पष्ट बहुत अच्छा रहा हो ऐसा नहीं था। उनको एक फोर्स चाहिए था, पावर चाहिए था, जिसमें वो जो जाति क्रम में जो निचले क्रम पे की जो जातियां हैं उनका जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकें। तो ये चीज उस 1890 1880 के दशक के दौरान की जो घटनाएं उसमें ज्यादा स्पष्ट हुई, ज्यादा समझ में आई। तो उसको लेकर मेरी जो मतलब पासिंग रेफरेंस में राय बनी थी वो और पुख्ता हुई। इसलिए भी मैं इसको ज्यादा तवज्जो से रख पाया। अदरवाइज अगर वहां तक न जाता पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो हो सकता है कि मेरे मन पे एक सुबह बन के रह जाता। वहां से मुझे एक कंफर्मेशन मिला, एक भरोसा मिला कि नहीं ये बात सही है कि ऐसे जो भी इवन जो दंगे होते हैं, और ये मतलब पहले भी लोगों ने कहा है कि वहां भी जो वे तबके हैं जो निचले क्रम पे हैं उनको नुकसान, उनका लॉस ज्यादा होता है। तो ये एक रेफरेंस था जिसको मैं थोड़ा सा तवज्जो के साथ रखना चाहता था। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन जो शक्तिशाली जातियां हैं उनकी तरफ भी कुछ संकेत आपका था क्या? हाँ, मसलन जब वो संवाद करते हैं कि अलवर के केस में, जब वो वहां एक फिक्शियस कैरेक्टर है और वो बताता है कि जो हत्यारे हैं उनका उसने नामकरण कर दिया है, किसी का सुभाष चंद्र बोस, किसी का भगत सिंह, किसी का कुछ नाम रख चुका है, ये हमारे ऐसे नायक हैं। तो मैं वहां एक ये बात लिखना चाहता था कि कैसे अगर हम किसी गलत के पक्ष में जा रहे होते हैं, कोई गलत बात कह रहे होते हैं या किसी गलत का समर्थन कर रहे होते हैं, तो कैसे हम अपने अतीत को भी डैमेज कर दे रहे हैं। मतलब कितने बड़े बड़े नामों का, एक शरण की, एक गौ हत्यारे का नाम हम आजादी के जो 3 सबसे बड़े नाम है, सुरमा रहे, उनके नाम पे रखते हैं। तो ये एक इनवर्ड मैसेज था कि कैसे मतलब क्षरण किस लेवल पे हो चुका है, किस स्तर पर जाकर ये जातियां क्षय हो चुकी हैं, इनके पास कोई मोरल, कोई एक नैतिक चीज बची नहीं है। ये लोग किसी भी लेवल पे जा सकते हैं अपनी सत्ता को बचाए रखने। अगर मैं सवाल समझ पा रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक टेम्पो चालक जो संयोग से सनोज से मिल जाता है, उसको ऑफिस उसके ले जाता है और वो उसको पहचान लेता है, पहले भी उसको बिठा चुका है और कहता है कि मैं जानता हूँ आप कीर्तिदान जाने वाले, इस तरह का प्रसंग आता है। और उसके बाद फिर उस सनोज को फिर मन ही में ये महसूस होने लगता है कि अच्छा हुआ कि इसने ये नहीं कहा, अच्छा हुआ इसने वो नहीं कहा। और उसमें उसकी जो जाति है, जो एक उत्तर भारत की ऊंची जाति है, उसका उल्लेख आता है। कहता है कि अच्छा हुआ कि उसने नहीं कहा कि मैं इस जाति का हूँ और मुझे जो नौकरी मिली है उसी वजह से मिली है, और मेरा जो कर्जा छप रहा है इसी वजह से छप रहा है। ये क्या बात थी? ये शुरू नहीं आया है रेफरेंस में कि वो उसके मन में हमेशा भय रहता है कि जो भी उसकी नौकरी चल रही है उसको बार बार ये लोग बताते हैं कि वो भूमिहारों का पूरा दल है जो कीर्तिगान को संभाले हुए है, और वे लोग एक दूसरे को ऐसे ही काम करते हैं, इसी पैटर्न पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी अक्षमता। आपने एक जाति विशेष को क्यों उल्लेख किया? क्या आप ऐसा मानते हैं कि केवल उसी जाति के लोग ऐसा करते? नहीं, मेरा एक क्या बोलेंगे, एक सैंपलिंग के तौर पर है, एक खास नब्ज पे हाथ रखते हुए बताना है कि ऐसे तमाम जातियों में होता है, लेकिन अब वो उस एक कैरेक्टर अगर है तो वो एक जाति का ही होगा। इस लिहाज से इसको बताने के लिए मैंने किया। इस उपन्यास में एक और, दरअसल इसमें जैसा कि किसी भी महत्वपूर्ण उपन्यास में होता है, होना चाहिए, उसका कलेवर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समाज के कुछ बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी बातें हैं, बुनियादी अंतर्विरोध हैं, बुनियादी समस्याएं, उनको उनकी जड़ों से पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए, तभी कोई चीज उपन्यास हो सकती।
जैसे हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इस बात को समझ सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य के बीच में पुराने जमाने के जो काव्य उनके बीच अंतर करते थे, तो वो सिर्फ उनके विस्तार या उनके भारी भरकम आकार के कारण नहीं होता था, बल्कि वो किस तरह से मूलभूत चीजों को व्यक्त कर रहे हैं इस नाते होता। तो आपके पिछले उपन्यास पर चूंकि एक आध लोगों ने ये भी कहा था कि उपन्यास कम है और कहानी लंबी कहानी ज्यादा लगता है, इस संदर्भ में मैं इस बात को कह रहा था। तो इसमें एक और बहुत बेसिक बात जो हमारे समाज में जो इस समय बिल्कुल एक जीवंत जो मुद्दा है, परिवार नाम की संस्था जो है उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या अहमियत बची हुई है, ये मैं समझता हूँ कि एक हमारे समाज में भले इस पर कोई बहस न हो रही व्यक्त रूप से, लेकिन दैनंदिन के जीवन में ये चीज चल रही। इस उपन्यास में पहले तो सनोज को ये दिखाया है कि और बड़ा ही वो रोमहर्षक किस्म का पूरा मामला है जो उसका उसके परिवार में घटित हुआ है। बहुत कम उम्र में, 17-18 साल की उम्र में या इससे भी शायद कुछ कम ये है जब उसे घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर की आपसी जो राजनीति थी, उसके पिता के बड़े भाई उनका परिवार और उसके अपना परिवार यानी पिता का परिवार, उन दोनों के बीच के जो तनावपूर्ण संबंध थे और उसको पढ़ के आप देख सकते हैं, तो उसके चलते उसे परिवार छोड़ना पड़ा और वो परिवार से पूरी तरह विमुख। उसने उसके बाद परिवार से कोई नाता ही नहीं। लेकिन बाद में जब वो मॉब लिंचिंग की घटनाओं से पत्रकार है और अपने पेशे के क्रम में उसका सामना होता है, तो वो पाता है कि जहां भी इस तरह की घटना हुई है, मौत हुई है, उसके परिवार वाले लोग उस मरे हुए व्यक्ति की मर्यादा की रक्षा के लिए, वो जानते हैं कि न्याय वगैरह तो मिलना नहीं है, लेकिन कम से कम लड़ना जरूरी है उसके लिए, जो कानूनी तरीके हैं उनके सहारे ही लड़ते हैं। तो सारे जोखिम उठा करके वो लोगों को लड़ता हुआ पाता है, तो उसे बार बार ये लगता है कि यहाँ तो परिवार बहुत प्रासंगिक है और उसे लगता है कि वो जो है अपनी अधकचरी आधुनिकता के कारण परिवार से विमुख। तो ये एक ऐसी बहस है जो जितना मैं समझ पाया उपन्यास में कहीं कंक्लूड नहीं है, दोनों ही बातें चलती हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा बताइए कि परिवार नाम की जो संस्था है उसके महत्व के बारे में या प्रासंगिकता के बारे में आप क्या कहना चाहें? हालत में वो जाति वाली बात पर एक बात क्लियर करना चाहता था कि उपन्यास में जो संदर्भ है वो तो कहानी को लेकर आए हैं जो भी है, लेकिन मेरी अपनी जो समझ बनी तो उसमें मैंने ये पाया कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ अगर जाती हुई कोई बात तो धर्म नहीं है, वो जाति है। मतलब यही एक ऐसी चीज है जो इसको आइडिया ऑफ इंडिया को डिसमेंटल कर सकती है। कभी भी अगर भविष्य में कभी भी होता है तो ये एक बड़ी वजह बनेगी। अब वो अच्छा होगा बुरा होगा ये इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो जात स्पष्ट जैसे धर्म नहीं है और जाति के पीछे क्या विचार? क्योंकि जो मतलब कोई भी देश या कोई भी जो ज्योग्राफी है वो तभी डिसइंटीग्रेट होती है जब सिविल वॉर या ऐसा कोई सिचुएशन बनता है, और वह सिचुएशन चाहे आजादी के बहुत पहले से जो कल्टीवेट किया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच आने की संभावना है, हो सकता है कल्टीवेट करते करते वह मैन्युफैक्चर्ड ट्रुथ जो है एक दिन अलग से फलीभूत हो जाए। लेकिन वास्तविकता में वह सिचुएशन की सिविल वॉर जैसी कोई स्थिति खड़ी हो सकती है वो जातियों के संघर्ष के बीच में पॉसिबल है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक जो बड़ा स्वप्न था आइडिया ऑफ इंडिया उसके खिलाफ अगर जाति की बात है उसके अगेंस्ट तो वो जाति कास्ट है। रही बात परिवार की, तो
परिवार को लेकर बड़ी सामान्य सी समझ बनती है कि भाई एक खराब व्यवस्था है वो। वहां पर हम सारी गंदगी सीखते हैं, वहां पर हम शासन, अ, हर तरह की गंदगियां वहां हम अपने यहाँ परिवारों से सीख के आते हैं, जो कि एक हद तक सही भी है। लेकिन उसके बरक्स जो समाज के बरक्स कहीं ना कहीं कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ आदमी जाए, इंसान जाएगा। लेकिन वे जगहें इतनी ज्यादा विकृत है कि वैसी स्थिति में फिर जब तक कोई नया रास्ता नहीं मिलता तब तक के लिए, यानी अगर कोई हाइबरनेशन का पीरियड है तो उसके लिए लगता है कि परिवार एक बेहतर जगह है। पहली बार फिर एक स्पाइरल शुरू होता है कि वो सारी गंदगी जो समाज में फैली हुई है वो जड़ कहीं ना कहीं परिवार में ही है। तो दोनों ही डिबेट जब तक कोई कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचते हैं, जो कि आई थिंक 250 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये डिबेट की परिवार खत्म होने चाहिए, सोसाइटी बच्चा पालना या जो कुछ भी है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन वो चीजें जब तक डेवलप होंगी, जब एक अपना स्वरूप पाएंगी, तब हो सकता है कि हम परिवार पर सारा दोष डाल दें। लेकिन जब तक समाज जिस रूप में मौजूद है, यहाँ पे बाहर में आदमी के लिए और दिनों दिन बढ़ते जा रही है, हर एक बात पे हिंसा है। मैं अभी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था एक राइटर का, तो उसमें उसने बताया कि आप उसका बचपन बड़ा अच्छा बीता क्योंकि उसके देश में उस समय इतना वायलेंस नहीं था। जो उसके बच्चों का बचपन है उसके मुकाबले वो तुलना कर रहा है। तो वैसी स्थिति में भी मैं पाता हूँ, एक सिंपल बहुत प्रैक्टिकल है ये बात, बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन हम अगर 25-30 साल पहले के समय से और आज के समय की तुलना करें, पाते हैं कि परिवार अगेन एक बेहतर जगह है तुलनात्मक तौर पर जो समाज हमको दिया गया है या जो समाज में मिला है। तो मैं अपने आप को इसी तर्क के अभी इन दी गई स्थितियों में परिवार के पक्ष में ही पाता हूँ। अच्छा, एक और बात है कि सनोज और सुनंदा का जो सनोज जो है वो तलाकशुदा व्यक्ति है, अकेला है। सुनंदा से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध है और बीच में एक आध पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि शायद मित्रता से आगे भी बढ़ने की कोई संभावना है, लेकिन वो चीज होती नहीं है, कथा में उसको दिखाया नहीं जाता है। बल्कि बार बार ये बात दोहराई गई है कि वो जो संभावना थी उसको हमने जो है छोड़ दिया और मतलब वो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। यानी प्रेम जैसा कुछ उनके बीच शुरू ही नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर के कहानी जो उपन्यास की है उसमें, हालांकि मैं एक टेलीविजन के प्रोग्राम में देख रहा था तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो इस उपन्यास को वो जिद कर रहे थे कि नहीं, इसमें अच्छी या बुरी जो भी है एक प्रेम कहानी है और कुछ नहीं। तो अब ये खैर उनकी समझ का मामला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यानी क्या हर्ज था अगर दोनों ही अकेले थे और साथ में काम कर रहे थे, तो इतना आग्रह पूर्वक आपने जो है क्यों उनको दूर रखा? मतलब इसके पीछे कोई सोच थी या बस ऐसे ही ये हुआ? सोच थी, मतलब ये प्रेम कहानी में सोच नहीं थी। सोच ये थी कि एक चरित्र जो इतिहास बोध से लैस है और एक चरित्र जिसको कि इतिहास बोध का में शून्य है, वो दोनों एक ही घटना पर एक ही बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर मेरा ये था बताने का कहानी को, और इसके लिए मैंने सुनंदा जो कि इतिहास बोध से लैस है और ये इधर सनोज है जो कि लगभग शून्य है, तो उन्हीं घटनाओं पर दोनों एक ही साथ एक वही घटनाएं उपन्यास में है जहां दोनों साथ में गए हैं। उन घटनाओं का उन पर क्या असर पड़ता है, ये मेरा एक ब्रॉड स्कोप था नॉवेल का।
फिर उनके बीच जो एक दोस्ताना विकसित होता है, कभी किसी की तरफ से एक अनुराग है, कभी किसी की तरफ से, वह तो एक एब्रेशन था, एक चेंज फ्रॉम द आइडियल। लेकिन जो परिवार की बात हम अभी कर रहे थे, तो वहां थोड़ा मैंने सायास एक काम किया कि सारे अच्छे गुण परिवार में हो सकते हैं, लेकिन वही सारे गुण मनुष्यता के नाम पर एक दूसरा कैरेक्टर भी निभा सकता है, बशर्ते वह उतना हिम्मत, उतना मानवीय हो, जितने की हम अपेक्षा परिवार में रहते हुए रख रहे हैं। और वही फिर सारे चीजें सुनंदा उस उपन्यास में आगे डेवलप करती है। जो उसको एक केयरिंग उसका अप्रोच रखता है, नेचर नहीं कहूंगा, केयरिंग अप्रोच है सनोज को लेकर, वो उस आइडिया से लेकर आता है। तो प्रेम कहानी से कोई मकसद भी नहीं था, वहां तो यही बताना था कि दो लोग मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रेम ही हो जाता है। कई बार प्रेम एक तरफ शुरू होता है तो तक अगली तरफ वाला आदमी जा चुका होता है। ऐसा ऐसा कई बार होता है। और वो जो साहित्य की सीमा हमने बना दिया है कि जब दो कैरेक्टर मिलेंगे तो प्रेम ही डेवलप होगा, ये मतलब वहां मेरा मकसद वो बताना मेरा ध्यान ही नहीं था। कुछ हमारे प्रबुद्ध श्रोताओं की तरफ से भी अगर कोई प्रश्न हो तो आना चाहिए। उपन्यास अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अभी जो बातचीत चल रही है उस पर कुछ आप योगदान कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। मतलब आपका ये कहना है कि नई पीढ़ी इतिहास बोध से लैस है और पुरानी पीढ़ी उससे वंचित। बताइए आपसे सवाल। ऐसे तो सोचा नहीं था, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं उसको अगर हम यथार्थ में भी देखें तो 91 के बाद जो एक रोजी पिक्चर पेश हुआ नए न्यू इंडिया का, उसमें उसके बाद पैदा हुई उस समय जो पीढ़ी बड़ी हो रही थी, उसने तो वाकई नहीं सोचा कि इतिहास कभी उस पर ऐसे हमला करेगा। और ये वही पीढ़ी है जो सनोज के हम उम्र है या थोड़ी बड़ी है उससे। लेकिन जो 2002 या 2003 के बाद की पीढ़ी तैयार है, उन चीजों को बेहतर तरीके से देख पा रही है कि ये 1991 के समय जो चेंजेस, बदलाव हुए, जिसमें कि भारत के संदर्भों में सारा लिबरलाइजेशन का सारा फायदा अपर कास्ट लोगों को चला गया। उन लोगों ने फिर कैसे चेंज किया स्ट्रीम को, भारतीय जो स्ट्रक्चर था उस समय 1991 के बाद कैसे अचानक से 2002 तक हम पहुंचते हैं। तो इसको ऐसे देख सकते हैं आप। हालांकि लिखते हुए मेरे मन में ये बात नहीं थी ऑनेस्टली। स्वाभाविक
और इसको इस उपन्यास में रचना अनिवार्य रूप से कैसे कर सकते हैं, जैसे कहा जाए मतलब चलते घटनाओं पे समय को चल रहे, इसलिए वो कविता में उस समय विशेष योग कर रहा है। इस उपन्यास में वैसा एक वैसे कौन सी चीजें हैं जो इसको मतलब सीमा से बाहर निकलने और एक बात नहीं इस बात में मेरा यह मानना है कि कोई जो उपन्यास का प्लॉट होता है वो कभी किसी भी चीज को कालजयी नहीं बना सकता है। कालजयी बनाने के पीछे सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ट्रीटमेंट। वह किसी भी घटना पर, किसी एक समय के एक वक्त की घटना पर लिखी गई चीज हो, जैसे झूठा सच, वो एक पीरियड को पकड़ता है लेकिन बड़ा नॉवेल है। और इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ऐसा उपन्यास हो ही नहीं सकता है जो समय को ना अपने समय पे या किसी एक समय को ना पकड़ता हो। संभव मतलब मुझे नहीं संभव दिखता है कि जो एकदम अलूफ हो जाए अपने टाइम से। इनफैक्ट रात का रिपोर्टर को भी बताना यही पड़ा कि वो इमरजेंसी, हालांकि कहीं से वो इमरजेंसी पे दिखता नहीं है, लेकिन बताना यही पड़ा कि वो इमरजेंसी पे लिखा गया उपन्यास है। बावजूद इसके मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज है जो उपन्यास की गुणवत्ता, उसकी कालजयी होने को तय करता है, प्लॉट नहीं तय करता। तो अगर स्पॉइलर, अगर मान लीजिए किसी कहानी को हम साहित्य के नाम केवल एक संदेश देना केवल उस तरह का प्रभाव जो इस पृष्ठ को देखे, अगर इसमें आपने आंकड़े दिए इसको देख के लगभग पता चल जाता है क्या ये क्या स्पॉइलर का प्रयास पढ़ने से हमें कुछ अंदेशा मिल जाता है कि सस्पेंस को कैसे करना है, दस्तावेज ज्यादा बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ये कहना है कि आप बतौर पाठक आपको सस्पेंस किस चीज में मिलता है ये आपकी तैयारी पे निर्भर करता है। जैसे किसी के लिए कोई बहुत सुंदर प्रेम कहानी उसको पूरे उपन्यास तक बांधे रख सकती है, उसको उसी में उसका जो दिमाग है वो उसी हिसाब से एक्ट करता है, उसी के पन्ने पर एक्ट करता है। बहुत लोगों को वेद प्रकाश शर्मा के या ऐसे उपन्यासों में सस्पेंस मिलता है। तो ये उपन्यास के लिखने से ज्यादा हम क्या चाहते हैं उपन्यास से, हो सकता है कि हमारे लिए मॉब लिंचिंग मतलब पाठक के लिए, पर्टिकुलर पाठक के लिए, जैसे आपने कहा कि मॉब लिंचिंग एक इस दौर की समस्या है, तो शुरू में ही सबने कहा कि भाई वो कैसे ऐतिहासिकता को पकड़े हुए हैं। कहानी में मैं आपको बता दूं कि मॉब लिंचिंग पे मुझे जो पहले की कहानी याद आती है, दृश्य कुछ कुछ वैसा ही अमरकांत की एक कहानी में है, समझता हूँ हत्यारे है क्या, और दूसरा तिरिच जो कहानी है। तो जब एक कहानियां उस समय लिखी जा रही थी तो हो सकता है कि मॉब लिंचिंग और पहले से हो रही हो, तो ये जो कहीं ना कहीं छूट देने वाली मनोदशा है कि हमको तो भाई ये तो 5 साल पुरानी घटना है या 1 साल पुरानी घटना है, ये जो मेंटालिटी है कहीं ना कहीं उन चीजों को डिस्काउंट देना चाहती है और इसीलिए उस पर होने वाली किसी भी बात से बचना चाहती है। मेरा कहना ये है, हो सकता है इन लॉन्ग रन कभी साबित हो जाए कि नहीं उतनी बड़ी घटनाएं नहीं थी, लेकिन बतौर लेखक मुझे लगता है कि ये हमारे समाज की डिसाइसिव, इसने हमारे समाज को खोल कर रख दिया कि हम लोगों को वी डोंट डिजर्व टू बी अ कंट्री, वैसा मेरे लिए कम से कम। तो हमने भी एक बड़ी बात हुई है, एक आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करने वाला आदमी को एक दिन बता दिया जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए तो फिर वो एक बड़ी बात हो गई। तो मैंने उस चीज को लिखा, लेकिन अगर कोई उसमें यकीन नहीं करता होगा तो उसके लिए एक मामूली बात हो जाएगी। तो ये पाठक की तैयारी पे भी डिपेंड करता है कि वो सस्पेंस कहाँ खोज रहा है।
तो इससे पहले अब ये घटना था तो इस तरह के प्रश्न हुए और इसके बाद लेकिन चूंकि ये घटना हो प्रासंगिक है और बीच में हो जाता है तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको मतलब घेरे में बांधने के लास्ट टाइम क्या कहा आपने? मतलब सर जिस काल में ये घटना जो है सबसे प्रासंगिक है और उसी बीच ये उपन्यास तो इसको सर इस अवधि से जो मूल समस्या है इससे पहले भी अगर छात्र छिपा अपना ये उपन्यास है इसके बाद तब इसको कह सकते हैं कि हाँ वो एक अस्थायी समस्या जो है उसमें ये लिखा गया लेकिन ये तो प्रासंगिक मतलब आम चलन की घटना है मैं थोड़ा देखिए ऐसा है कि कालजयी होना जो होने की जो शर्त है मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अपने समय को बहुत अच्छी तरह से बहुत गहराई से और बुनियादी तरीके से पकड़ा उसके बगैर आप कालजयी तो छोड़िए आप सालजयी भी नहीं हो सकते और जब आप अपने समय को बुनियादी तौर पे पकड़ते हैं तो चूंकि वो बुनियाद केवल आपके समय तक नहीं है वो अतीत में भी उसकी जड़ें हैं और भविष्य में भी उसकी शाखाएं गई तो जहां तक वो चीज चलेगी जहां तक वो लोगों को उत्पीड़ित करेगी वहां तक आपकी रचना जो हो जाएगी तो उसी को कहते हैं कि कालजयी हो जाना। अब एक खास बात हमारे हिंदी समाज के साथ ये है जिसको चंदन ने बहुत अच्छा कहा कि बचने की कोशिश हम लोग बचने की कोशिश करते हैं असुविधाजनक चीजों से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। मॉब लिंचिंग जो है सो है। आप ये बताइए कि भारत का जो बंटवारा हो जिसको कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्वनिर्मित विभीषिका है मतलब खुद अपने लिए तैयारी करके किसी भी देश में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आयोजित किसी पे युद्ध आ गया किसी पे कुछ आ गया लेकिन बंटवारा हमने खुद अपने लिए प्लॉट किया और उसके बाद एक बहुत बड़ी जन धन की जान माल की जो है भयानक स्थिति से जो है गुजरे। हिंदी में अगर देखें तो कविताओं में बिल्कुल सन्नाटा है कविता के क्षेत्र मतलब नाम करने को छिटपुट कुछ एक आध जो है नाम आप ले लेंगे लेकिन कविता जैसी एक कविता नहीं है समूची हिंदी कविता में बंटवारे पर जबकि निराला मुक्तिबोध शमशेर और सारे ही बड़े लोग उस समय जो है सके। कथा साहित्य में देखें तो ले दे करके एक झूठा सच और ठीक है बहुत विस्तार में गए हैं ब्यौरों में गए हैं लेकिन एक अपवाद है अपवाद एक मान लीजिए उपन्यास है आपके पास झूठा सच लेकिन क्या हिंदी साहित्य जगत में अब तो ये नहीं कहा जा सकता कि ताजा हुई घटना 70-75 साल गुजर चुके हैं। बंटवारे को लेकर के क्या लिखा है कुछ अच्छी कहानियां जरूर है उपन्यास के नाम पर एक झूठा सच है बाकी कुछ पासिंग रेफरेंस है तो ये हमें दरअसल इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिंदी समाज हमारा क्यों शुतुरमुर्ग की तरह से आ जाए क्यों इस ये आज की समस्या ये भी नहीं है ये बंटवारे और बंटवारे के साथ जो नरसंहारों की घटना शुरू हुई थी वो उसके बाद से लगातार जारी रही हिंदुस्तान में भी दूसरे हिस्सों में भी और हिंदुस्तान में भी कोई दशक ऐसा नहीं होता है गुजरा है जबकि बड़े नरसंहार लेकिन हमने सुविधापूर्वक उससे जो है नजर बचाई। अब जब एक लेखक जो है क्योंकि ये एक लेखक की बात नहीं है देखिए इतना तो तय है कि देर सवेर हमारे समाज को उन प्रश्नों से जूझना आप अगर जरूरी प्रश्नों से मुंह छिपाते हैं तो आप सिर्फ उन्हें और ज्यादा विकराल होने का मौका दें
एक दिन वो आपके सामने इस तरह से आएंगे कि आप बच गए। तो देर सवेर उससे सामना तो होना ही था। अब मान लीजिए कि चंदन ने कोशिश की, उससे और भी अच्छी कोशिशें जो है होनी चाहिए। आगे हो सकता है इन्हें भी अभी और लिखना है, और भी कुछ दूसरे लेखक होंगे जो लिख रहे होंगे, योजना बना रहे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे हिंदी समाज की जो वैचारिकी, जो विचारकों का और चिंतकों का जो दल है, वो उसके भी अपने निहित स्वार्थ, चाहे वो सांप्रदायिक खेमे के हों या धर्मनिरपेक्ष खेमे, दोनों ही ने अपने स्वार्थों का एक पूरा जो है जमावड़ा कर रखा है। और उसमें जब वो देखते हैं कि खास तौर से चूंकि ये उपन्यास जो है, जो इसमें जो मॉब लिंचिंग की समस्या है वो सांप्रदायिकता वगैरह के मुद्दों से सीधे जुड़ी है, और उसमें लेकिन ये इतिहास को जिस तरह से रेफर करती है और इतिहास में जाकर के उसकी जड़ों को जो है तलाश कर, इससे जो धर्मनिरपेक्ष खेमा है, जो लिबरल खेमा है, वो भी परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि ये तो सीधे सीधे हमारे ऊपर सवाल उठता, कहाँ तो होना ये चाहिए था कि ये सब किसी तरह से गुजरे और फिर हमारे सुनहरे दिन लौटे। उसकी जगह हो ये रहा है कि दोनों का ही जो है यहाँ पे, तो कोई भी सार्थक कोशिश इसमें जो होगी वो अपने समय और समाज में पूरी तरह से उससे, जिसको एक शब्द है काल विद्ध, अपने समय से विधा हुआ, उसी से आप समय का अतिक्रमण कर सकते हैं। मेरी जहां तक जानकारी है, हिंदी में या किसी दूसरी भाषा में ऐसा कोई साहित्य नहीं हुआ जो कि अपने समय से दो चार न होता हो और वो कालजयी हो गया। और कोई प्रश्न? हाँ, क्या मैं आपकी इस बात से सहमत हैं कि जो स्वभाव नरसंहार से था वही बहुत ही ठीक से पढ़ सकता है। जो स्वभाव या भाव में नरसंहार पढ़ता है, क्या वो साधारण ठीक से भी वैसा नहीं होगा? मैं जो अभी बोलूंगा वो तमाम तरीके की चीजों में लिखा हुआ है। ये नरसंहार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दंगे जो वीडियो टूल्स आ गए और फिर जो दंगों की शिकायत हुई 2002 के बाद, जब लोगों के तमाम सो कॉल्ड लिबरल देशों ने पासपोर्ट वगैरह रोक दी, तो उनको यात्रा करने से मना कर दिया और बड़ी किरकिरी हुई, तो उसका एक काट खोजा गया कि दंगों पर हमारी अपनी किरकिरी बहुत हो रही है। फायदा तो उनको सारा हो रहा था, लेकिन कुछ किरकिरी भी हो रही थी। तो उस किरकिरी से बचने के लिए ये जो 1880s और 90s का तरीका अमेरिका में अपनाया गया था मॉब लिंचिंग का, उसको यहाँ पर रिप्लिकेट किया गया। जोड़ा ये गया कि उसके जो वीडियो बनाए जा रहे थे उससे हर उस खित्ते में वो मैसेज पहुंचाया जा रहा था कि घटना एक है लेकिन बात हर जगह पहुंच रही है। तो बाकायदा ये तैयारी के साथ किए गए काम। मतलब इसका आशय और थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, बात का ये है कि जो संदेश आप अपने विरोधियों को और अपने समर्थकों को बहुत बड़ा दंगा फसाद करके मैनेज करके जो है देते थे, अब वो इस तरह की चुनिंदा घटनाओं से आप दे लेते हैं। और वो कोई सिंपल या कोई साधारण लिंचिंग की बात नहीं है, शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। लिंचिंग जिसमें भीड़ मिल करके जो है किसी को शिकार बनाती, उसके बाद पूरा समाज, उसका एक स्तर और पूरा सिस्टम जब उसके पक्ष में खड़ा हो, इसके बावजूद कुछ नियम कानून बने हुए हैं तो दिखावटी तौर पर गिरफ्तारी, मुकदमा, ये सब होता है। फिर जब वो उस गिरफ्तारी से छूट करके आते हैं तो उन्हें जिस तरह से देश और समाज के जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं उन्हें माला पहनाते हैं,
उनका गौरवगान होता है, उनको बड़े बड़े पदों पे बिठाया जाता है। ये सारी चीजें मिल करके बहुत ही ताकतवर संदेश देती हैं। आप ये समझिए कि जब आप वर्चस्व की स्थिति में होते हैं तो आपको किसी की जान लेना फिर हो सकता है वो भी जरूरी ना हो। आप जब चाहें तब अगर उसको तमाचा मार सकते हैं तो आप क्यों उसकी जान लेना चाहें। लेकिन वो तमाचा साधारण नहीं होता। और कोई प्रश्न? बड़ा अच्छा है सचिन जी, कुछ कहना है? रेड रिकॉर्ड को 1900। अच्छा, हाँ, मैंने अपने उपन्यास में उसका जिक्र भी किया है। और जैसा प्रश्न क्या है बेटा सुनिए। इन्होंने कहा कि आपके अच्छा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, सॉरी। मुझे आप जो होना की है वो नस्लीय भेदभाव है। यहाँ जो चीज नहीं है वो अपनी बातचीत करना चाहती इन दोनों को अलग कैसे करते हैं? ये टॉपिक है कुछ दिन कहीं बात आए कि एक हालिया जब विद्यालय और बात जो है इनको कैसे लगता है? प्रभावित होने के नुक्ते होते हैं। मसलन ईडा बी वेल्स यानी कि जिन्होंने रेड रिकॉर्ड लिखा, उससे प्रेरणा यह मिली कि मॉब लिंचिंग को अगर मैं सोसाइटी ब्रेकर के तौर पर देख रहा हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, ईडा बी वेल्स भी है। इस लिहाज से प्रेरणा मिली मुझे। वह प्रेरणा नहीं थी कि जब हमारे यहाँ नस्ली चीजें होंगी तभी मैं उसे देखूंगा। दूसरी बात, अगर आपकी बात को अगर हम थोड़ा फेस वैल्यू पे लें तो तमाम तरह के हमारे सो कॉल्ड इतिहासकारों ने बहुत साबित किया है इसको नस्ली बनाने का, आर्य बनाम अनार्य की थ्योरी देने का, जब उनके लिए फेवरेबल माहौल था। तो हालांकि बहुत उचित बात नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर कहा जाए तो उस लिहाज से वो नस्ली बातें भी हैं। लेकिन मेरी प्रेरणा थी बस ये कि हमको एक आइडिया मिला। मान लीजिए कहीं से आइडिया मिलता है और मैं वो ऐसे ही लिख दूं तो मन में एक चोरी वाला गिल्ट रहता है। तो उससे अच्छा मैंने उसको बता देना चाहा कि मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली है। ऐसे हम देखते हैं कि जो नरसिंह के जो लिखे गए उपन्यास इतना सच हुआ और राधा गांव तो इनका जो उपन्यास का जो शीर्षक उससे कुछ चीजें अंदाजा लग जाती है इसके अंदर क्या है। लेकिन सिर्फ क्योंकि गान मुझे नजर में लग रहा है कि गान या कि नाम आपने सही नहीं रखा है। नहीं, मतलब मैंने उसी सीरीज में नाम रखा है। बस ओनली थिंग इज दैट कि मैंने उसको अभिनय में न लेते हुए एक मतलब पाठकों के लिए एक भाव छोड़ा है कि समझ जाए कि हमारा कीर्तिगान किस रास्ते होने जा रहा है। जो एक पूरी दुनिया में जो आपका एक इंसल्ट हो रहा है इन चीजों के नाम, तो और उसी को कोई बड़ा तबका है जो उसको कीर्ति पताका के तौर पे ले रहा है। तो मेरा मैसेज वो है। और कोई प्रश्न? उपन्यास में कीर्तिगान एक अखबार है जो कि उसके संपादक को कुछ नया करने की सोचती है और मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं उनके ब्यौरे इकट्ठा करने लगते हैं। तो इस तरह से
उस नाम में भी और इस पूरे उपन्यास के कलेवर में मीडिया का भी जो रोल है, जो भूमिका है इस दौर में, जिस तरह से एक मीडिया आमतौर पर बेशर्मी के साथ जो इस तरह की देशद्रोही गतिविधियां उनमें शामिल हो गया है। इस उपन्यास में इस पर भी ध्यान दिया है और काफी इस चीज को एक्सपोज किया है। लेकिन मैं जिन कथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों की बात कर रहा था, उनका एक अनौपचारिक समूह दिल्ली में बना हुआ है। उसकी एक बातचीत जारी हुई और उसमें मैंने देखा कि उसमें वो लोग कह रहे थे कि ये सब बातें जो इसमें लिखी हुई हैं, ये तो मीडिया इन सब चीजों को फैला रही है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये शिकायत तो उपन्यास में भी जो लिंचिंग के रचयिता हैं वो करते हैं, तो साहब मीडिया हमारा पक्ष ले रहा है। क्योंकि दिक्कत उनको ये है कि अगर 99% भी मीडिया वो मैनेज कर लेते हैं तो भी 1% बच जाता है, और कहीं न कहीं से कोई बात उठ जाती है, आ जाती है सामने, तो उन्हें परेशानी होती है। तो इस बिंदु पर कम से कम सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष खड़ा जो है एक हो जाता है कि इस तरह के बुनियादी जो मुद्दे हैं अगर उठाए जाएंगे, अगर हमारे समाज में जो प्रचलित शक्ति संरचना है उस पर सवाल उठाया जाएगा और राजनीतिक खेमेबंदियों को तोड़ करके अगर कम से कम, और पहले आपने भी जान 1947 जो हमारे देश की आजादी ही नहीं बंटवारे का साल, वहां से अगर उठाया जाएगा तो एक दिलचस्प दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें कि ये कथित धर्मनिरपेक्ष और कथित सांप्रदायिक ये दोनों जो है एक ही तरह से एक ही जुबान बोलते हुए दिखाई। तो इस को मैं मानता हूं कि इस उपन्यास की और लेखक की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने धारा के विरुद्ध चलने का जोखिम उठाया। और अगर इतना ही होता तो भी ये महत्वपूर्ण होता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उपन्यास कला की दृष्टि से कम से कम जितना मैं देख पाया पिछले 15-20 साल, इससे पिछला जो उपन्यास मुझे याद आता है जो संयोग से इसी मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, गीतांजलि श्री का हमारा शहर उस बरस। उसके बाद जो उपन्यास आए हैं, बहुत से अच्छे उपन्यास आए हैं, कुछ पर मैंने लिखा भी है, लेकिन ये उपन्यास मुझे लगता है कि ये उन सब के बीच में बहुत सशक्त तरीके से अगुवाई करता है। और खुद चंदन का जो पिछला उपन्यास है वैधानिक गल, वो इस उपन्यास की एक भूमिका की तरह से निकलता है। अब इसका तीसरा हिस्सा भी आने वाला है और मैं उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे इस कड़ी का शायद और एक कोई सशक्त रचना होगी जो कि जल्द ही हमें देखने को। धन्यवाद विनोद जी, आपके मौका। चंदन को भी धन्यवाद, धैर्य से आप सब सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंदन, आप दोनों मेरे शुक्रिया क्या कहूँगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय समूह की तरफ से भी शुक्रिया बोल सकता हूँ आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका शुक्रिया कि आप सब इस बातचीत के दौरान हमारे साथ
धैर्य के साथ में सुंदरता से बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और